भौकाल ये शब्द यूपी के अवध यानी कानपुर, लखनऊ और फतेहपुर में काफी मशहूर है। भौकाल का मतलब होता है हनक या फिर दबदबा। और आज भौकाल शब्द की चर्चा इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बता दिया कि सीमांचल में ओवैसी भाईजान का भौकाल कायम है। सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए को 202 सीटें मिली हैं, जबकि तेजस्वी का महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। और नतीजों में ओवैसी की जीत चौंकाने वाली है, क्योंकि एनडीए की प्रचंड लहर के बीच एआईएमआईएम 5 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। बिहार की जमीन पर ओवैसी ने कमाल तब कर दिखाया जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में जीते ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को तेजस्वी ने आरजेडी में शामिल करवा दिया था। बावजूद इसके ओवैसी ने सीमांचल में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कोई भी नहीं कर रहा था। बिहार तो हो गया, अब यूपी में ओवैसी के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। ओवैसी को न्योता भी मिलने लगा है और पूछा जा रहा है कि क्या अब यूपी में भी मुसलमान वोटों के सहारे जीत का झंडा फहराएंगे ओवैसी। तुझे देखना है ना, कभी सीमांचल के किसी चौराहे पर तू ठहर जा, मैं भी ठहरता हूं, देखते हैं क्या तमाशा होता है। क्या सीमांचल को हम नहीं हो सकते? क्या बराबर आएंगे, कोई हमको रोक नहीं सकता। वाकई वो ही हुआ जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था। बिहार के सीमांचल में ओवैसी को आने से कोई रोक नहीं सका। याद रखो, जब आप और हम मिलकर सीमांचल जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो उसका मतलब यह है कि जिंदों की सरजमीन है, ये मुर्दों की सरजमीन नहीं है। सीमांचल की जनता जिंदाबाद। पूछता है मेरी जमीन कितनी है? अरे पूरा सीमांचल मेरा है, बता तेरा क्या है? सीमांचल यानी मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाके में खड़े होकर ओवैसी ने जितनी तकरीरें की उन सब पर जनता ने भरोसा किया और ओवैसी की झोली में 5 विधानसभा सीटों की सौगात दे दी। मैं सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करूंगा, खास तौर से उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनाया। ओवैसी की पार्टी ने 28 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और सीमांचल में 5 सीटें जीतने में एआईएमआईएम कामयाब रही। मजलिस जब से सीमांचल में आई, सबकी नींद हराम हो चुकी है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार बिहार के वो 4 जिले जिसे देश और दुनिया सीमांचल के नाम से जानती है। सीमांचल में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। ये इलाका मुस्लिम बहुल है और इसे लंबे समय से विपक्षी पार्टियों का गढ़ माना जाता है। लेकिन जो विपक्ष का मजबूत गढ़ था, वहाँ एनडीए ने 14 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई। तेजस्वी यादव की आरजेडी महज 1 सीट हासिल कर पाई, जबकि एमआईएम 5 के ठाठ के साथ चमक उठी। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी बार बार अपनी तमाम चुनावी रैलियों में महागठबंधन को इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि एआईएमआईएम को गठबंधन में शामिल न करके वो पछताएंगे और नतीजों में ऐसा होता दिखा दे। क्योंकि एमआईएम ने सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल नहीं की है, बल्कि ठाकुरगंज, बलरामपुर में काफी कम वोटों के अंतर से ओवैसी की पार्टी हारी है। जानकार बता रहे हैं कि ओवैसी ने सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन को पहुंचाया है। सीमांचल की जनता जिंदाबाद। देखिए, ओवैसी ने बिहार में पिछली बार भी 5 सीटें जीती थी। ये सीमांचल की सीटें जहां मुस्लिम बाहुल है, वहां पे 80% करीब मुस्लिम हैं जिन सीटों पर, तो वहां इनको जीत मिल जाती है आसानी से। और पिछली बार जो इनके विधायक जीते थे वो टूटकर आरजेडी में चले गए थे, जिससे इनको नाराजगी भी थी। बहरहाल, लेकिन बिहार के चुनाव में एक पर्टिकुलर इलाके में ओवैसी का दबदबा लगातार दिखाई दे रहा पिछले 2 चुनाव से।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल और उसकी अगुवाई वाले गठबंधन को मिलते आ रहे मुसलमानों के वोट बैंक में सेंध लग गई है। प्रधानमंत्री का दिल अहमदाबाद में अटका हुआ है। एक नीतीश कुमार का 20 साल से मुख्यमंत्री है, राजगीर में अटका हुआ है। एक राजद का लालू परिवार है, सिर्फ एक ही अपने बेटे में अटका हुआ है। बताओ कहां विकास होगा? तो विकल्प क्या है? विकल्प MIM पार्टी है। किसी को नहीं लग रहा था कि ओवैसी सीमांचल में ऐसी कामयाबी हासिल कर पाएंगे, लेकिन ओवैसी रुके नहीं। वो अकेले ही NDA से लेकर महागठबंधन से लोहा लेते रहे। हम ये लाइट बताकर मोदी को बता रहे हैं कि तुम्हारी और JDU की बत्ती गुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने दिन रात एक कर दिया, दर्जनों रैलियां की और छोटी छोटी सभाएं की। अपनी इन सभाओं के जरिए ओवैसी ये संदेश देने में कामयाब रहे कि सीमांचल के लिए MIM एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है। याद रखिए, बिहार में जंगल राज अभी भी चल रहा है। एक जंगल राज था जब लालू के परिवार के लोग मुख्यमंत्री थे, दूसरा जंगल राज मोदी, नीतीश कुमार और फिर तेजस्वी जी कभी कभी शामिल हो गए, तो जंगल राज चल रहा है। ये वो पहला पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 चल रहा है। सीमांचल की जनता जिंदाबाद। नतीजा पूरा देश देख रहा है। ओवैसी ने सीमांचल फतेह कर लिया है। बिहार में AIMIM जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, आमौर और 22 विधानसभा में जीत दर्ज की है। और गौर करने वाली बात यह है कि 5 सीट पर ओवैसी के उम्मीदवारों ने अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है। सीमांचल का शुक्रिया अदा करने के लिए ओवैसी 21 और 22 नवंबर को बिहार पहुंचने वाले हैं। ओवैसी की जीत सुर्खियां बनी हुई है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बार बार AIMIM को महागठबंधन में शामिल करने की अपील तेजस्वी से की थी। तस्वीरें 11 सितंबर की हैं, जब राजधानी पटना में ढोल नगाड़ों के साथ ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ता लालू के घर पहुंचे थे। जो पोस्टर ये अपने साथ ले गए थे उसमें लिखा था, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पर बज रहा है ढोल। गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल वरना खुल जाएगी माई समीकरण की पोल। इन पोस्टरों के साथ MIM लालू के दरवाजे पर बेतहाशा ढोल पीटती रही, लेकिन लालू यादव के घर के दरवाजे नहीं खुले और नतीजे आए तो वाकई माय समीकरण की पोल खुल गई। बिहार की आबादी में मुसलमानों की संख्या करीब 17 से 18% है और कुल मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा सीमांचल में बसता है। यहाँ मुस्लिम और यादव को RJD का कोर वोटर माना जाता है। साल 2020 में जब चुनाव हुए थे तब NDA ने यहाँ 12 सीटें जीती थी, जबकि AIMIM ने 5 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था। राजनीति के जानकार और चुनाव में ओवैसी का प्रदर्शन बताता है कि वो न सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं बल्कि उनका सीधा मुकाबला उन पार्टियों से होता है जिनका वोट बैंक भी मुसलमान है। अब बिहार के बाद यूपी और पश्चिम बंगाल का नंबर है। यूपी में अखिलेश यादव और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुसलमानों की सबसे बड़ी नेता हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार के बाद यूपी और बंगाल में भी राजनीतिक गुल खिलाएंगे ओवैसी? और इस सवाल का जोर इसलिए पकड़ रहा है क्योंकि यूपी और असम से ओवैसी को न्योता भी भेजा जाने लगा है। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पहले ही कह चुके थे कि महागठबंधन बीजेपी को रोक नहीं पाएगा। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। जब नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था।
इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा गया 2027 में अखिलेश यादव के सामने ओवैसी बड़ी समस्या बनकर उभरेंगे। ये लाइटिन वाले आपके पुराने साथी हैं, ये पुराने साथी हैं जो आपको हक और सम्मान दिलाएंगे। अब यूपी में अखिलेश यादव के लिए ओवैसी समस्या बनेंगे या फिर नहीं, ये तो आगे की बात है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार में मुसलमान वोटों के लिए और यूपी तक संदेश देने के लिए अखिलेश यादव महागठबंधन के प्रचार में जुटे थे। बिहार में महागठबंधन की हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? याद रखना, जब सरकार बदलेगी तब बिहार बदलेगा। और इस बार नौजवान साथी तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अखिलेश यादव खुद बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बावजूद इसके उन्होंने महागठबंधन के लिए 22 सीटों पर प्रचार किया था। इस बार न्यू बिहार बनने जा रहा है। न्यू बिहार मतलब नौकरी की बहार तेजस्वी देने जा रहे हैं आप सबको। अखिलेश यादव ने खुद भी प्रचार किया और इकरा हसन को भी भेजा। ये गठबंधन इसीलिए आपके लिए बना है कि सब आप और हमारे जैसी सोच रखने वाले, तरक्की की, भाईचारे की सोच रखने वाले लोग एकजुट होकर इस नापाक सरकार को बदलने का काम करें। ये कोशिश इसलिए थी ताकि यूपी के मुसलमानों को बता सके कि वो कितने फक्रमंद हैं और मुसलमानों के असली रहनुमा हैं। बावजूद इसके खेल हो गया और इसीलिए यूपी में समाजवादी पार्टी डरी हुई है और पार्टी के नेता बिहार से सबक लेते हुए यूपी में ओवैसी के साथ गठबंधन करने की मांग कर रहे हैं। पिछली बार भी उनकी 5 सीटें और इस बार भी उनकी 5 सीटें आई हैं। आरजेडी को या गठबंधन को, ये मेरी पर्सनल राय है कि उन्हें ले लेना चाहिए। उनकी वजह से कितनी सीटें गठबंधन की हारी हैं वो भी मालूम होना चाहिए। ओवैसी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों को हिलाने में कितने सक्षम हैं, ये समझने के लिए हमने अमरोहा से लेकर मेरठ तक मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों से बात की और पूछा कि क्या वो ओवैसी को एक विकल्प के तौर पर देखते हैं। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो ओवैसी साहब अगर यहाँ पे गठबंधन करके किसी पार्टी चुनाव लड़ते हैं तो वो बहुत अच्छा एक जो है फील्ड में अच्छा जाएंगे। बिल्कुल ओवैसी को सपोर्ट करेंगे, ओवैसी को ही वोट देंगे इंशाल्लाह 2027 के इलेक्शन में। जिस तरह बिहार में प्रदर्शन हुआ है उसी तरह उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब को मुसलमान दिल से चाहता है और हर विदा देगा। मेरा मानना तो यह आने वाले टाइम में जो है सबको जो है चिकत कर देंगे अपना ओवैसी जी और बढ़िया यहाँ से सीटें निकलेंगी। ये तो बड़ा प्रदेश है। मुस्लिम बिल्कुल एक तरफ ही है, इस टाइम पूरा समर्थन जो है ओवैसी को ही दे रखा है हमने। जनता का जवाब आपने सुन लिया। अब जरा यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। यूपी में करीब 20% आबादी मुसलमानों की है। 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज्य की 46% मुस्लिम आबादी ने समाजवादी पार्टी को वोट किया था, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को 19% और बीजेपी को 6% वोट मिले थे। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 79% मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को मिले, जबकि बीएसपी को 6 और कांग्रेस को सिर्फ 3% मुस्लिम वोट मिले थे। बीएसपी और कांग्रेस से ज्यादा मुस्लिम वोट करीब 8% बीजेपी के हिस्से आए थे, जबकि दोनों चुनाव में ओवैसी 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि इस बार ओवैसी बीएसपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो गणित बदल सकता है। जब मुख्यमंत्री थे बहन जी और जो अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो उसको आपको सामने रख कर देखना पड़ेगा। और जब सबसे पहली बात आपके सामने आती है मुजफ्फरनगर का राइट, और आज भी लोग डिस्प्लेस है वहाँ पर, तो ये हमेशा अखिलेश यादव की सरकार में यह काम हुआ था। रहा सवाल बहन जी का अगर आप देखेंगे वो ज़मीन से आई है, ये अपने बाप की विरासत इनको तश्तरी में मिली है। तो एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है मायावती।
ज्यादा पुरानी बात नहीं है, महज 10 दिन पहले ही असदुद्दीन ओवैसी मायावती के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को अखिलेश की तुलना में बहुत बेहतर बता रहे थे। दरअसल बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बीच मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी खाता खोलने में कामयाब रही। बिहार के कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश उर्फ पिंटू यादव ने सिर्फ 30 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। खास बात यह है कि इस सीट पर ओवैसी ने बहन जी के उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था। चर्चा तेज है कि क्या यूपी में भी मायावती और ओवैसी साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे उनको कुछ बढ़त मिले, लेकिन इसके बावजूद जनरल इलेक्शन में AIMIM का अभी तक खाता नहीं खुला है और न इतने वोट मिले हैं कि पार्टी को बहुत गंभीरता से लिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब ये कैंपेन करते हैं तो यहाँ की राजनीतिक समीकरण को जरूर डिस्टर्ब करते हैं और एक खास तरीके का मैसेज देते हैं जिसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पे जरूर होता है। अपोजिशन इनको बीजेपी की बी टीम कह के संबोधित करता है, जबकि ये खुद को मुस्लिम मुद्दों तक ही सीमित रखते हैं। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बीएसपी के वजूद के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि 2022 विधानसभा और 2024 लोकसभा में बहन जी की पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। खास बात यह है कि बीएसपी और AIMIM 2020 के बिहार चुनाव में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूपी में दोनों का साथ कितना फायदेमंद होगा। ओवैसी पिछले कई सालों से यूपी में जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें वोट में तब्दील नहीं हो सकी हैं। 2017 में ओवैसी ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जबकि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़े थे। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। तस्वीरें बता रही हैं कि 2022 के चुनाव से पहले भी ओवैसी की रैलियों में बेशुमार भीड़ उमड़ रही थी। असदुद्दीन ओवैसी की नजर अब समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटों पर है। यूपी के सियासी समीकरण को देखते हुए ओवैसी इन वोटों को साधना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो बसपा के दलित वोट भी वो अपने खेमे में लाना चाहते हैं और बीएसपी का सहारा लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो दूसरी ओर चंद्रशेखर के आजाद समाज पार्टी से उनके गठबंधन की भी चर्चाएं जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में अगर बीएसपी और ओवैसी हाथ मिलाते हैं तो दलित और मुसलमान का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। यानी जय मीम और जय भीम का जो नारा दिया जाता है वो एक ही मन से एक साथ सुनाई देगा। और वैसे भी ओवैसी ने जिस तरह से बिहार में कमबैक किया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में उनका भाव जरूर बढ़ जाएगा।